फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की सेशन में हम सीटेट के ईवीएस के पार्ट में जानवरों और पक्षी को देखेंगे। आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। जैसा जानवर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बेसिक से बिल्कुल होने वाला है सेशन। तो जानवर पर पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जानवरों के खाल पर डिजाइन होते हैं वह किस कारण होता है। हालांकि इस पे विवाद बना रहता है, लेकिन आंसर लगा के आना क्या, बालों के रंग के कारण डिजाइन बने होते हैं। जैसे जेब्रा जो होता है उस पर धारीदार बना होता है, एक किस कारण होता है, तो बालों के कारण होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कैसे रंग देख पाते हैं, तो कुछ ही रंग देख पाते हैं। और रात्रि में जागने वाले जानवर केवल वस्तुओं को यानी हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली, सांप, मेढक, ये सभी कुछ समय के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं। और जानवरों को कोई भी प्राकृतिक आपदा, तूफान या भूकंप आने से कुछ पहले ही उन लोगों को पता चल जाता है और वो सब एक अलग सा ही संकेत देकर आपस में क्या हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों के मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे हम लोग छोटे छोटे वाक्यों में कहते हैं, आज चल, अब लौट चलें, जबकि जानवर पूरा सेंटेंस ही एक बार बताएंगे। उड़ने वाले पंछी, उड़ने वाला अगर कोई शिकारी या खतरा आ रहा तो उसका अलग ही संकेत होगा। ज़मीन पर चलकर आने वाले शिकार का अलग ही संकेत होगा। जल वाले शिकारी का अलग ही संकेत होगा। तो जो जानवर होते हैं वह अलग एक पूरा सेंटेंस ही एक बार में बोलते हैं। जैसे अगर कोई शिकारी आया, कई जानवर होने के बाद अगर कोई शिकारी आए तो पूरा जानवर एक ही आवाज़ निकालेंगे, जिससे सभी लोग जान जाएंगे हाँ कोई शिकारी आ रहा है, भाग चलो। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं, यानी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी होते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। कोई भी मुर्ग पक्षी देखोगे उसके कान होते हैं मगर बिंदी की तरह होते हैं। और वहीं मछली, व्हेल मछली को देखोगे उसके कान बाहर होते हैं, तो वह क्या देती हैं, बच्चे देती हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलिगन, इनकस व स्टेपस पाया जाना प्रमुख है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीस है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जैसे हाथी का कान बहुत बड़ा होता है। एक प्रश्न यहाँ से ही पूछा जाता है, जो हाथी के कान बहुत बड़े होते किस लिए होते हैं, तो सुनना तो प्राथमिक कार्य है ही, उसके अलावा भी अपने जो है मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। गर्मी लगती तो उसे जैसे पंखे को डुलाते हैं बेना को, ठीक उसी प्रकार हाथी जो है कान को डुला करके क्या करता है, पंखे करता है। जानवरों के शिकार, हाथी को उसके दांतों, गैंडों को उसके सींग,
शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कुछ जानवरों की नींद से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, जैसे गाय कितने घंटे सोती है? तो 4 घंटे सोते हैं। जिराफ कितने घंटे सोता है? तो 2 घंटे। अजगर की नींद कितनी है? तो 18 घंटे है। 18 घंटे कर दिए तो सही है, नहीं तो जागता तो इधर उधर घूमता रहता, और घूमता रहता तो और ज़्यादा भूख लगती और ज़्यादा भूख लगती तो और शिकार करता। तो अजगर की नींद तो 18 घंटे बहुत सही किया गया है। बिल्ली की नींद कितने घंटे है? तो 12 घंटे हैं। आगे है सलाद। ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता सीटेट का जिसमें ये ना पूछा जाए सलाद। तो सलाद क्या है? इसमें जितना पॉइंट लिखा गया है सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सलाद कैसा होता है? तो दिन में भालू की तरह होते हैं। सलाद दिखने में कैसे होते हैं? भालू की तरह, शरीर पर बाल होते हैं और जैसे भालू होता है ठीक उसी प्रकार होते हैं। ये भालू से अलग होते हैं लेकिन भालू जैसा दिखते हैं। और ये दिन में करीब 17 घंटे सोता है। तो पूरे लाइफ का सबसे ज़्यादा ज़िंदगी जो है ये सोने में बिता देता है और काम ही क्या है, करेगा क्या। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर रहता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी उम्र कितनी है? तो 40 वर्ष है। और कितने पेड़ों पर रहता है? तो 8 पेड़ों पर। इस सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलाद पेड़ से कब उतरता है? तो अगर उसको शौच करना रहता है तभी उतरता है। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। अगला जानवर है बाघ। बाघ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भाप लेती हैं जिससे उसे शिकार का सही पता यानी सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है और उस एरिया से चला जाता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाघ जब गुर्राते हैं तो कितने किलोमीटर तक सुनाई देता है? तो 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। देखोगे अगर कोई जानवर बैठा रहता है, अगर खुटपा की आवाज़ थोड़ा सा भी हुई कान खड़े कर लेते हैं और जिधर दिखे से आवाज़ आएगी उधर ही कान कर लेते हैं। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। उसके बाद हाथी। हाथी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथी मेरे साथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है? तो ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का बच्चा कितने किलोग्राम का वजन होता है? तो 200 किलोग्राम। यानी 3 महीने का बच्चा हाथी का
2 क्विंटल का हो जाता है। और एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करती हैं, मदद करती हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर क्या करता है, चला जाता है। आगे देखते हैं लंगूर। कितना प्यारा लग रहा है लंगूर। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। आगे है कुत्ता। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाके से बाहर कुत्ता आया था ये भी पहचान लेता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कुत्ते बहुत सारे भौंकने लगते हैं, कहीं बाहर जाने पर वो आपको देखकर नहीं भौंकता है। हो सकता है गाड़ी लेकर गए हो, कोई कुत्ता दूसरा जो है गाड़ी पर कर दिया हो मलमूत्र त्याग, और वही गाड़ी लेकर चले गए दूसरे के एरिया में, तो सोचेगा कोई और कुत्ता आ गया, इसीलिए कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। मगरमच्छ के छोटे छोटे जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी का एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, इसीलिए गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ काटती रहती है। कोई छोटा बच्चा देखोगे जिसके 2 दांत आगे के दोनों, ऊपर के दोनों, नीचे के दांत निकले हो, तो गिलहरी जैसा ही दिखता है, बड़ा मासूम अच्छा दिखता है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास के चबाने के लिए होते हैं। सांप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोइया तथा अफाई। ये चारों नाम याद रखना है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरे को कालबेलिया कहते हैं।
और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे इधर तो सांप वाली नाच जो होती है बहुत अच्छे से चलती है। कोई ऐसी बारात हो ही नहीं सकती जिसमें नागिन डांस ना हो। अच्छा भी लगता, कपड़े भी खराब हो जाते हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने पर उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जात के रोशन नाथ, जिन्हें अपनी जाति में बहुत मशहूर थे, वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को क्या कर लेते थे, पकड़ लेते थे। आगे देखते हैं केचुए। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम बनाते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसानों का मित्र का माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। आगे है चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। आगे है चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ एक ही रास्ते में चलती हैं, एक ही सीध में, तो हम लोग कहते हैं बारात लेकर जा रही हैं। जबकि वो क्यों ऐसे चलती हैं, तो गंध के कारण चलती हैं। चींटी पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को क्या करती हैं, पहचान लेती हैं। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से बताओ सामाजिक कीट कौन से हैं? तो दीमक, ततैये, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ, ये सभी सामाजिक कीट होते हैं। आगे देखते हैं मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बीमारी मच्छरों द्वारा ही फैलती है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। मच्छरों से बचने के उपाय। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा हो जाता है, मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें मच्छरों से बचने के लिए। जमा हुआ पानी में मिट्टी का तेल छिड़काव करें
पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को क्या करती हैं, खा जाती हैं। आगे है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर की दूरी से ही पहचान लेता है। एक सनी देओल का गाना भी है ना, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी मादा या महबूबा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तो रेशम का कीड़ा। आगे है चूहा। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। तो आज का सेशन जानवरों पर आधारित था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला सेशन जो है पक्षी पर होने वाला है, पक्षी पर आधारित होगा। तो आज के ईवीएस के पोर्शन में हम पक्षी को देखेंगे। इसके पहले हमने ईवीएस के पोर्शन में पशु को देखा था। पक्षी से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पक्षी केवल अंडे देने वाले केले घोंसला बनाते हैं। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि घोंसला पक्षी क्यों बनाते हैं? तो अंडे देने के लिए। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में, जहाँ जहाँ पर वो रहते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले जानवरों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। पंछी इन्हीं की मदद से क्या करता है, सुनता है। अब एक एक पक्षी को देखते हैं। पहली पक्षी कौन सी है? बसंत गौरी। बसंत गौरी ये छुट्टियों में टुक टुक करती है, छुट्टियों कह रहे हैं, गर्मियों में टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कठफोड़वा, जिसको हम उड़ पेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है। अगली पक्षी है शक्करखोरा। इसे हम सूर्य पक्षी भी कहते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ों या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े से बना होता है। अगली पक्षी है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है, उसमें अंडे देती है। चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर क्या करता है, उड़ता है।
जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। अगला है नरवीवर पक्षी। नरवीवर पक्षी अपने घोंसलों बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। अगली है फाख्ता। फाख्ता कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी के बीच में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू। प्रश्न पूछा जाता, ऐसा कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है? उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकते हैं। मैना झटके से गर्दन आगे पीछे करती हैं। तो प्रश्न पूछा जाता, ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? तो मैना। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। कलचिड़ी। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। उनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। अगला पक्षी है कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों जैसी चीजें मिलती हैं। कौवे के घोंसले लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ों से बनी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी क्या करता है? सेता है। गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपनी घोंसला बनाती हैं। कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। पक्षियों के चोंच। बाज, चील और गिद्ध जैसी मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती हैं। तोते की घुमावदार चोंच जो फल को कुतरने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े व अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी होती है। सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती हैं, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के में हंस, फ्लेमिंग, बत्तख आदि आते हैं। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं।
अपना भोजन चोंच में लेने वाले अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेती हैं या उसे छान लेते हैं। पक्षियों के पंजे। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में मदद करते हैं, जैसे बत्तख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर। यहाँ फिगर में जैसा कि देख पा रहे हो, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां होती है, पीछे की 1 अंगुलियां होती है और जो है ऐसे पंजे टहनियों पड़ने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया के। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरॉन का। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती है, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार करते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला। आगे देखते हैं। बस 25 से चैप्टर क्या हो गया सीटेट के लिए कंप्लीट। कैसे हो आप सब लोग? तो आज के सेशन में हम ईवीएस के पोर्शन में बात करेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ये सेशन ईवीएस के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित होने वाला है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं, तो देखते हैं इस सेशन को। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला वाला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। आगे देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 ईस्वी में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो प्रश्न पूछता है कि बब्बर शेर के प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में स्थित है। कब इसको बनाया गया था? तो 1913 ईस्वी में। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये सिक्किम में है। 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों सूची में भी शामिल किया गया है और यह भारत का पहला विरासत स्थल भी है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा भी स्थित है। इसी कंचनजंगा चोटी के नाम पर ही कंचनजंगा नेशनल पार्क है। आगे है दच्चग्राम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुई। ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दच्चग्राम का अर्थ है 10 गांव। यह उद्यान हंगुल मृग या कश्मीरी मृग के लिए घर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, हिम तेंदुआ,
काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मारपोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और सुनहरे चील। उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं हिमालयी नम, शीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ और शाहबबूल। शाहबबूल को ओक भी कहते हैं। अगला है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति भी जीव पाए जाते हैं। अगला है नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी जो 7,816 मीटर है पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया था। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालय कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सुंदरबन नेशनल पार्क। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घनों जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। यह भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व बनाता है जिसे नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। पश्चिमी घाट। अगला है पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 तप स्थलों यानी हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है। 2012 में विश्व विरासत स्थल सूची में भी इसे शामिल किया गया। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। आगे है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में पहली बार परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में ही आरंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का है जो 1978 में बनाई गई। व तीसरी 2013 है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा काला झालावाड़ में आरंभ की गई। अगली है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान।
यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया। अगला है केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान की नम्य भूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट भी घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन यानी सारस के आगमन के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो अंडमान निकोबार है उसमें एक है साउथ बटन अंडमान निकोबार, उसी में जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो हिमीस। ये भारत के ऊपरी भाग में लद्दाख में है और यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ है जो मणिपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो हरियाणा में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद देखते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? तो यह एक प्रकार का बुक है जिसे विश्व संरक्षण संघ और पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता था। IUCN या IUCNR। IUCN का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसका इंग्लिश भी याद रखना है। और यह संकटग्रस्त या संकटापन्न जीवों के लिए एक सूची जारी की जाती है जिसे रेड डाटा सूची कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेडेंट, ये भी पॉइंट पूछा जाएगा, थ्रेडेंट जाति का नाम दिया गया है। IUCN के 3 वर्ग हैं, एक संकटापन्न, एक सुभेद्य एवं दुर्लभ। 3 प्रकार के जातियों का उसमें 3 प्रकार की जाति मतलब कोई भी जानवर हो या संकट में तो उसका नाम लिखा जाएगा, दुर्लभ है तो लिखा जाएगा और शुभोदय है तो लिखा जाएगा। ये सभी थ्रेडेंट जातियों के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ पौधों को देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। निपेंथिस नाम सुने होंगे। निपेंथिस पौधा जो होता है यह कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये कीप नली की तरह रहता है और इसमें से मधुर मधुर आवाज़ें आती हैं और ऊपर एक पत्ते ऐसे बना हुआ है। मधुर आवाज़ और अंदर से सुगंध, लेकिन आवाज़ का सीटेट मत लगाना क्योंकि आवाज़ को सीटेट नहीं माना है। तो इसमें से केवल सुगंध आती है जिससे कीड़े आकर्षित होकर इसमें अंदर बैठ जाते हैं और पत्ती क्या करता है कि उनको पूरा ढक लेता है और पेड़ पौधा उनको पूरा चूस के उनकी एनर्जी को ख़त्म करते हैं, मार डालते हैं।
निपेंथिस नामक पौधा कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निपेंथिस पौधों को घटपर्ली पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीटपक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, सनड्यूज, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया आदि। अगला है क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। अगला है रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, जब तक पानी तक पहुंच ना जाए। पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। आगे है बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा दिए रहती हैं। आगे है सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना पड़ेगा, या लोहा गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। विदेश से आने वाली सब्जियां, एक क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स नंबर है। ये सेशन ही फिक्स नंबर वाला है। विदेश से आने वाली सब्जियां, हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से, गोभी और मटर आई यूरोप से, कॉफ़ी बीन्स भिंडी अफ्रीका से आई, सोयाबीन चीन से आई। यानी हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आया है? तो भारत में साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर कहाँ से आई है? तो यूरोप से। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आई है? तो अफ्रीका से। सोयाबीन कहाँ से आई है? तो चीन से। अब पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, यहाँ से भी एक नंबर फिक्स रहता है। जड़ खाने वाले, मतलब किस चीज़ का हम लोग जड़ खाते हैं? मूली का, गाजर का, चुकंदर का, टैपियोका, शकरकंदी, इन सभी के क्या खाते हैं हम? जड़ को खाते हैं। तना को खाने वाला चीज़ क्या क्या है? आलू, प्याज, अदरक के हम क्या खाते हैं? तो तना को खाते हैं। पत्ती किसका किसका खाते हैं? तो धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कढ़ी पत्ता, इन सब के हम लोग क्या खाते हैं? पत्ती। बीज किसके किसके खाते हैं? चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, इन सब के क्या खाते हैं हम लोग? बीज। फूल किसके किसके खाते हैं? तो सहजन, केला, कचनार। कचनार को यूपी की वजह से भी पूछता है कि कचनार कहाँ के लिए, कहाँ पे फेमस है? तो यूपी में फेमस है।
फली किसकी खाते हैं? तो मटर की। अब देखते हैं घास। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर तक फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं जिन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। अब देखते हैं जल्दी खराब होने वाली, कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां। जल्दी खराब होने वाली सब्जियां कौन सी? जैसे पालक रख दोगे शाम तक खराब, केला भी रख दोगे कल तक खराब, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन, ये सभी जो है जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं। हालांकि अब आ गया फ्रिज तो बात अलग है, लेकिन सीटेट में ऐसे ही पूछेगा कि इसमें से बताओ खराब होने वाली सब्जियां कौन सी हैं। और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाली सब्जियां जैसे लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, ये सभी सब्जियां कुछ दिन रखी जा सकती हैं। अब आगे देखते हैं पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन। ये जो है जलोदभिदी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें, प्रकंद आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। दूसरा एक पौधा होता है समोद्भिद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मीसोफाइट्स। ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ मिट्टी ना तो अधिक शुष्क हो और ना ही नमी हो। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। एक होता मरूदभिद। मरूदभिद को इंग्लिश में कहते हैं जीरोफाइट्स। इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, मरुस्थल आदि स्थानों पर ये पौधे पाए जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें जो कांटे बनते हैं वो किस कारण बनते हैं? तो पानी की कमी के कारण पत्ते किसका रूप ले लेते हैं? कांटों का रूप ले लेते हैं। एक होता है लवणोद्भिद। जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है वो लवड़ी यानी खारी होती है मिट्टी कहलाती हैं, तथा ऐसी मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधों में मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में देखते हैं पत्तियां जो यानी पेड़ पौधे खाना किस प्रकार बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही बनाते हैं। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं जो जल एवं जल खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं आदि एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। आगे देखते हैं झूम खेती। झूम खेती उत्तरी भारत में फेमस प्रचलित है। और यह क्या करता है? तो ये झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। यह एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल
उग जाता है और उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं और यह राख जमीन में खाद का काम करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है झूम कृषि कहाँ होती है, तो उत्तरी भारत में। और जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिला करके बीज उसमें क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय में भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। एक स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तरी पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तो रांग कहते हैं। ये सभी अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। जंगल क्या है, तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो भी 25 सालों तक जंगलों में रहता है वह जंगल के आसपास का एरिया किसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर कई फसल एक ज़मीन पर एक ही फसल कई बार उगाई जाए तो वह ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। जड़ों, पत्तों और शाखाओं के सड़ने से और केचुआ के मल से ज़मीन कैसी होती है, तो उपजाऊ बनी होती है। अब देखते हैं पोषक तत्व स्रोत और कमी से हानियाँ। प्रोटीन का स्रोत मछली, अंडा, सोयाबीन, राजमा और दालें हैं। सर्वाधिक प्रोटीन किस में मिलती हैं, तो सोयाबीन में मिलती हैं। और इससे क्या होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ये अनाज, आलू, शकरकंद, पपीता में मिलता है और यह शरीर कमज़ोर होना इससे बचाता है। त्वचा में झुर्रियाँ ना पड़ना उससे बचाता है। ऊष्मा की कमी ना होने देना उससे बचाता है। अगला है वसा। वसा अंडा, मछली, मांस, मूंगफली एवं सभी प्रकार के तेल में वसा पाई जाती है। वसा से शरीर की सुंदरता बनी रहती है। अगर वसा नहीं होता तो शरीर सुंदर ही नहीं होता। विटामिन ए अंडा, मछली, गाजर, आम, हरी सब्जियों से मिलता है और यह विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी छिलकेदार अनाज, दाल से मिलता है और इससे बेरी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है और स्कर्वी रोग इसकी कमी से होती हैं। विटामिन डी सूर्य की किरणें, दूध, दही, मक्खन, हालांकि सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों से मिलती हैं और इसी कमी से हड्डियों का विकृत हो जाता है। विटामिन ए अंकुरित अनाज, फल, सब्जी, तेल, दूध से मिलता है। यह स्त्रियों में बांध्यता रोग से अगर इसकी कमी है तो स्त्रियों में बांध्यता रोग पाया जाएगा। विटामिन के बंद गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। यह रक्त जमने की क्षमता में कमी करता है। पाचन के रहस्य। कच्चा दूध कितने घंटे में पचता है, तो 2 घंटा 15 मिनट और गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय 4 घंटे 45 मिनट। उबला हुआ दूध 2 घंटे और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा तो 3 घंटे 30 मिनट और गिलास में 8 घंटे। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे और गिलास में 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में और गिलास में
4 घंटे। इसके बारे में कहानी है। डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले हैं। इन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस निकला और उस पाचक रस से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। डॉक्टर बोमोंट की तालिका को हमने देख लिया और डॉक्टर बोमोंट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब हिलाता डुलाता है। यह भी देख पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यह नहीं उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस अम्ल की तरह होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? तो आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर आम पापड़ बनाया जाता है। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि गुड़ और चीनी आम को खराब नहीं होने देंगे, धूप से नमी नहीं रहेगी। अचार बनने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में नमी निकल जाए। अगर शीशी में नमी थोड़ी सी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी रस आदि कई चीज़ें बनाई जाती हैं। किसी ब्रांड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि का पता चलता है। हमारे शरीर के पोषक तत्व। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। उधोयु क्या है? उधोयु तो सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हुए उसको सील बंद कर देते हैं और कोयले के अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को उधोयु, गुजराती भाषा में उधोयु का मतलब होता है उल्टा। उधोयु को मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को साथ खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। शाब्दिक मतलब गुजरात में उधोयु जो है एक प्रकार का व्यंजन है जो मिट्टी के बर्तन में रख करके बनाया जाता है और इसको उल्टा करके बनाया जाता है। उधोयु का अर्थ ही होता है उल्टा। एक है लिंगहु फेन। यह क्या है? तो लिंगहु फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। अब देखते हैं खाने की चीज़ें को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। दूध को उबालते हैं ताकि खराब ना हो। हरा धनिया को गीले कपड़ों में लपेट कर रखते हैं ताकि खराब ना हो। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं ताकि खराब ना हो। प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर ताकि खराब ना हो। मिड डे मील मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया था। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। अब अगला सेशन होगा मेरा आवास पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो आज के सेशन में हम बात करेंगे ईवीएस का पार्ट 3 होगा, जिसमें हम ईवीएस के 2 पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख करके फिर उसके आगे पार्ट 3 है। ऐसे ही पूरे हम ईवीएस को इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करा देंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए या सीटेट की अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे है मधुमक्खी पालन, जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस ही सारे कंटेंट होते हैं जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। मधुमक्खी पालन तो बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल
मक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर, यहाँ से ये डेट पूछी जाएगी, किस महीने में मधुमक्खी पालन किया जाता है और किस गांव में किया जाता है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गांव है बोचहा गांव में किया जाता है। और समय कौन सा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर में। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर कहा जाता है। और उस टाइम में लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। दिन भर यह काम करती रहती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती रहती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक अलग तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि वह रस कहाँ पर है। मधुमक्खी शहद से रस बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी काम इन्हीं को होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। और नर मक्खी जो होते हैं छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते, इग्लू क्या है, तो इग्लू एक बर्फ़ का घर होता है जो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। और यहाँ की जो जनजाति होती है एस्किमो जनजाति होती है, तो जनजाति भी पूछी जाती है। टुंड्रा घर कहाँ पाए जाते हैं और ये इग्लू क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। अगला है चांगथांग। ये क्या है, तो चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है और यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण में भी फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की जनजाति पाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है चांगपा नाम की जनजाति कहाँ पाई जाती है, और यहाँ पर आबादी का कुल लगभग 5000 लोग निवास करते हैं और यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। चांगमा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चांगमा लोग जो टेंट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो रैबो कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति आवर की गति से हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो यहीं पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। टेंट के पास की जगह को ये लोग क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। तो लेखा में अपनी भेड़ों और बकरी को क्या करते हैं, रखते हैं। लेखा की दीवारें किससे बनी होती हैं, तो पत्थरों की बनी होती हैं और हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये बकरी मेरी है, एक ये भेड़ उनका है। और औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती है और फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती हैं ताकि कोई बकरी या भेड़ कम तो नहीं हुई है। यहाँ लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। इनकी जो बाल महत्वपूर्ण होती है, एक पश्मीना शाल होता है तो इन्हीं से बनता है। अब देखते हैं पश्मीना शाल, वही जो हमने अभी बातें की तो वह पश्मीना शाल आ भी गई। पश्मीना शाल देखने में अच्छी लगती है और यह विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल होती है। पश्मीना शाल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना शाल मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। अभी ऊपर देख ही लिए हो,
ये देख लो पश्मीना शाल है, कितनी अच्छी बनाई गई है। आगे देखते हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल को बनाने में करते हैं। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है। तो एक क्वेश्चन में घंटा भी पूछा जाता है, कितने घंटों में एक शाल बनती है, तो 250 घंटों में एक शाल बनता है। और एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म करता है। एक पश्मीना शाल अगर है तो वह कितनी स्वेटर के बराबर गर्म करता है? 6 स्वेटर के बराबर वह गर्मी देता है। अगली है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि ये भी सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लुइस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे और 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लुइस स्क्रिप्ट क्या है? तो लुइस ब्रेल द्वारा निर्मित एक शिक्षण सामग्री है और लुइस की एक कहानी है। ये बच्चों जो पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे और इनके पापा जो है लोहार वाला काम करते थे, औजार वाला काम करते थे। तो खेलते खेलते इनकी आंखें दोनों चली गई थी। अब इनके अंदर पढ़ने की रुचि थी, तो इन्होंने कौन सी लिपि बना दी? लुई ब्रेल लिपि। यानी अंधे व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि पढ़ाई जाती है? तो लुई ब्रेल लिपि। एक मोटे कागज पर नुकीली 6 बिंदु, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कितने बिंदु उस पे होते हैं? तो 6 बिंदुओं, नुकीले 6 बिंदु होते हैं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। तो ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आगे है ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 ईस्वी में हुआ था। बता दें हम आपको कि सीटेट के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप मतलब क्वेश्चन बनते उन्हीं सबका कलेक्शन ये है। इन्हें 7 साल तक मठ के बगीचों में करीब 28,000 पौधों पर बारीकी से अध्ययन करें और कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा होगा और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे होंगे या बीज का रास्ता कुछ नहीं होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन अल-बरूनी से पूछा जाता है, ये इनका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अल-बरूनी कब आया था? तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था जिसका नाम क्या था? अल-बरूनी था। अल-बरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम उज्बेकिस्तान था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अल-बरूनी किस देश से आया था? तो उज्बेकिस्तान से। अल-बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। भारत में आया था, भारत में बहुत सारी चीज़ों को देखा और लिखने का काम किया। अल-बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सीढ़ियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के लिए रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बरूनी की किताबों से
उस ज़माने के बहुत कुछ पता चलता है। आजकल पानी की कमी होती जा रही है और पानी के जो है जितने भी नदी, नाले, तालाब, कुआं सब सूख रहे हैं। इसीलिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब में जागरूकता, रुचि रखनी चाहिए। इसलिए इस सिलेबस में ऐसे टॉपिक को इंक्लूड किया गया है जिससे बच्चों को पढ़ाया जा सके, बताया जा सके और उसके प्रति बच्चे क्या हों, उसके प्रति जो है सहानुभूत हों और वह ऐसा ना करे जिससे जो है ये गड़बड़ी पैदा हो रही है। तो अलबरूनी से क्वेश्चन पूछता है कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। किसका वर्णन किया था? तो तालाब का वर्णन किया था। आगे है बछेंद्री पाल। यहाँ से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बछेंद्री पाल भारत की कौन सी महिला है? तो पहली हैं और विश्व की तो 5वीं हैं। बछेंद्री पाल के बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर की चोटी पर चढ़ गई। तब उस समय यह कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी। पिकनिक में जाते पहाड़ों के एरिया में बसी थी, पहाड़ों के एरिया में रहती थी। मजाक मजाक में ही चोटी पर ये चढ़ जाती थी और एक जगह तो 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई। उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष थी। और यह उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी और इनके गाइडर भी पूछा जाता है तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर चुनी गई थी और 23 मई दोपहर 1:07 पर वह अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर रखा था और इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाई क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, इसके बाद अपना सिर झुकाया और झंडा लहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा एक बात और ये भी है कि कोई भी व्यक्ति, अब वहाँ पे जगह एक थी, हालांकि दोनों लोग चढ़े थे साथ में और पहुँचे भी साथ में थे, लेकिन जगह थोड़ा सा होने के कारण बछेंद्री पाल का नाम सबसे ऊपर आ जाता है और इनकी जो मित्र थी उनका नाम सेकंड पे आ जाता है। हालांकि इनको बराबर कर दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि जगह की कमी थी बस, नहीं तो पहुंचने में तो दोनों साथ ही पहुंचे थे। आगे है कर्दम मल्लेश्वरी। कर्दम मल्लेश्वरी ये एक वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली की कुलपति भी बनाई गई कर्दम मल्लेश्वरी। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ या पॉइंट बता रहा हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे है चमकता सितारा। चमकता सितारा कोई सितारा नहीं बल्कि ये एक लड़की हैं, उनको चमकता सितारा के नाम में के रूप में पुकारा गया है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावों को चाव से पहने, यानी ये अपनी पुरानी परंपरा को बनाए रखने में पूरा सहयोग की, पूरा मदद की। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ों बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़कू समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी वहाँ पर रखे गए हैं। गर्ल स्टार ये जो थी इन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखने के लिए बेहद अथक प्रयास किया और इन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं, इन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई भी नाच गाना हो अपनी परंपरा को बनाए रखो, अपनी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है वस्तुओं को बनाने की उसको बनाए रखो।
और अपनी जो भाषा है उसको भी संजोए रखो। अगर किसी को बर्बाद करना हो तो पहले उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दो, वह खुद ही बर्बाद हो जाएगा। जैसे पश्चिमी एरिया वाले सब लोग आए हैं भारत में, तो पहले अपनी संस्कृति में, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, अगर तुम उसके लेवल में हो, उससे तुम्हारा हमशक्ल मिल रहा है, उसका पहनावा मिल रहा है, तो सोचोगे आपस में हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं। इसीलिए चालाकी से पश्चिमी के लोग भारत में भी अपने जैसे करना चाहते हैं, और अपने जैसे बना लेंगे तो भारत को क्या करेंगे, एक बार फिर से गुलाम बना सकते हैं। तोरांग कुड़कू समाज का जो है सूरमणि 21 साल की थी जब उसे वासवी दीदी और कई लोगों ने की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा, और यही भाषा पूछा जाता है। तोरांग का मतलब क्या है, तो जंगल। कुड़कू भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उराव भाषा भी कहते हैं। अगली है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, और सुनीता विलियम्स ने लगभग 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने किलोमीटर दूर गई थी, 360। कितने महीने तक बिताई थी, 6 महीने से ज़्यादा। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनीता विलियम्स जो थी वह अपना स्पेस में रहने का एक्सपीरियंस जो शेयर की थी वो क्या क्या है। तो वहाँ इन्होंने बताया कि कोई भी एक जगह बैठ नहीं पाता है, और एक जगह से दूसरी जगह वह क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले उनके फ्लोट करते थे। जो वहाँ पे पानी होता था, अगर मुंह धोना है तो पानी को बुलबुलों को पकड़ के मुंह पे मारना पड़ता था, तब जाके मुंह को धुला जाता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था, और कागज़ गीला करना पड़ता था, तब जाके चेहरे को धोया जा सकता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाल हमेशा क्या रहते थे, खड़े रहते हैं। मूवी में दिखाया जाता है बाल बिल्कुल खड़े खड़े हैं, तो बाल अगर खड़े ऑटोमेटिक छोड़ना है तो चले जाओ उस स्पेस में, वहाँ बाल क्या रहेंगे, हमेशा खड़े ही रहेंगे। वहाँ टहल नहीं सकते थे, और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। इन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठ या खड़ा नहीं हो सकता था, वह हमेशा तैरता रहता था, और अगर एक जगह करना है तो रस्सी से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बांधना पड़ेगा। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चाँद पर कब गए थे, तो 1969 ईस्वी में। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर, इसीलिए भारत के बिल्कुल विपरीत या भारत के लोगों के विरुद्ध कौन सा व्यक्ति, मतलब प्रश्न पूछा जाता है भारत के उल्टे कौन है, तो अर्जेंटीना के लोग या अर्जेंटीना। तो भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष क्या हैं, उल्टे हैं। उसके बाद देखते हैं परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप, बच्चे। यानी भारत में कौन से परिवार हैं, तो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें माँ बाप और उसके बच्चे हों। इसके अलावा दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फूफा फूफी, ये आंटा आंटी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। एनसीएफ के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण में अध्ययन को कितने थीमों में बांटा गया है, तो 6 थीमों में बांटा गया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर देखने को मिलेगा, हालांकि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो 6 थीम क्या है, इस थीम को याद रखना है, और इस थीम को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसको बिल्कुल याद रखना है। ये थीम ही पूछा जाता है कि इसमें से बताओ कौन सा नहीं है, या इसमें से बताओ कौन सा है। तो थीम इस प्रकार 6 हैं: परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी,
आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है मिड डे मील। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2448 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। इसको ऐसे ही डिट्टो याद रखना है। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश में सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया और 2003 में इसका विस्तार किया गया। शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक इसे क्या कर दिया गया। आगे देखते हैं दांडी यात्रा। अगला टॉपिक है दांडी यात्रा। तो सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसे। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को क्या किया, तोड़ा। इसके बाद जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जल के क्षेत्र को जलमंडन कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय होता है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इस प्रकार लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय प्रदेशों में क्या किया जाता है, पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो पानी को उबाल लेना। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखते हैं मृत सागर। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मृत सागर ऐसा सागर है जिसमें कोई डूब नहीं सकता, क्योंकि पानी का घनत्व नमक यानी लवण होने के कारण बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, डूबते नहीं हैं। वैसे तो सभी महासागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी निकालोगे तो लगभग 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, लेट करके यह क्या कर रहा है, कुछ लिख पढ़ रहा है, अपने मैडम को लेटर लिख रहा होगा। मैं आ गया हूँ जो है क्षीर सागर मृत सागर में, आ जाओ, यहाँ हम दोनों लोग फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं। उसके बाद आगे है तरुण भारत संघ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कैसा संगठन है, तो गैर सरकारी संगठन है जो जल व संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक बनाने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनाए हैं। अब आगे देखते हैं कुआं या बावड़ी। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग होते हैं। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण क्या है, तो ट्यूबवेल का लगाना, पानी का लगातार दोहन करना, टिल्लू पंप का लगाना, टंकी का लगाना, आजकल समरसेबुल चल गया उसका प्रयोग, इन सभी से जो है क्या किया जा रहा है, पानी से का दोहन किया जा रहा है। आगे है घड़सी सर यानी तालाब होता है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनाया था, ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल आदि थे। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब पानी से भर जाता तब बाहर
जो फालतू पानी होता है वह बह करके दूसरे तालाब में नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था, और जब वह भी पूरा भर जाता था तो तीसरे में इसी प्रकार कुल 9 तालाब बनवाए थे जो एक दूसरे से पूरा जुड़े हुए थे, और यह कई किलोमीटर तक फैले हुए थे, जिसमें कभी पानी की कमी नहीं होती थी। इसके बाद देखते हैं गैस। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य जिम्मेदार क्या है, तो CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर कहेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख गैस कौन सी है, तो CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जो गर्मी बढ़ रही है धरती पर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एक स्टोन लेप्रोसी होता है जिसको हम कहते हैं पत्थर का क्षरण। आगरा का ताजमहल जो क्षरण हो रहा है, बदरंग हो रहा है, किस कारण हो रहा, तो स्टोन लेप्रोसी के कारण हो रहा है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्यों, किस कारण होता है, तो अम्ल वर्षा के कारण होता है। पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है और इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है। लगभग लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने में। और ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें से गंध होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोलकुंडा फोर्ट, ये भी सीटेट के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाता है। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है, तो हैदराबाद में है, और दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 ईस्वी तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर देखने में मदद करती हैं, जिससे आक्रमण का क्या होता है, पता चल जाता है। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी जिसके वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थी। उस समय कौन सी बंदूकें बनती थी, तो कांस्य की। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीज़ें बनाते आ रहे थे। कांस्य तांबे और टिन का मिश्रण होता है। तो पूछ लिया जाता है कांस्य किसका मिश्रण होता है, तो तांबे और टिन का। सुल्तान अब्दुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अब कुछ घरों को देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी क्या हो जाता है, भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है बांस को गरीबों का टिम्बर कहाँ कहा जाता है, तो असम में। उसके बाद देखते हैं बिहू। माघ बिहू 14 और 15 फरवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। बिहू के पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। इसी दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है।
भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताव कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुख तो चावल और रसे वाले सब्जी को कहते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।